बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में आज हम बताएंगे आपको। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आज हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट और मोबाइल का कितना विस्तार हो चुका है। आज इंटरनेट इतना बढ़ चुका है कि दुनिया की जो भी जानकारी चाहिए इंटरनेट पर जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। आज इस इंटरनेट की वजह से दुनिया बिल्कुल छोटी सी हो गई है। हम सब चाहें जिससे चाहें बात कर सकते हैं या ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। दुनिया की लगभग सारी चीज़ें आज इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। इंटरनेट पर आज हम केवल टेक्स्ट ही नहीं, पूरे मल्टीमीडिया को देखते हैं, जिसमें साउंड, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स आदि कुछ भी हो सकता है। ये सब आते हैं। लेकिन आज हम जिस तरह का इंटरनेट देख पा रहे हैं, कुछ समय पहले यह इंटरनेट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मल्टीमीडिया की विभिन्न चीज़ों को इंटरनेट पर संभव बनाने में जावा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, या यूँ कहें कि सहयोग रहा है। वास्तव में जावा का विस्तार केवल इंटरनेट के लिए किया गया था, लेकिन आज इसका प्रयोग केवल इंटरनेट के वेब पेजेस बनाने के लिए ही नहीं होता, बल्कि आज ये बड़े बड़े स्टैंड अलोन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी इस भाषा का उपयोग हो रहा है। जितनी आसानी से हम जावा का प्रयोग करके एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, उतनी आसानी से हम किसी भी अन्य भाषा का प्रयोग करके हम इंटरनेट के लिए बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते। आपने भी लोगों को ये कहते सुना होगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग काफ़ी कठिन काम है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने के लिए MCA, BCA, A लेवल, B लेवल जैसे डिग्री लेवल कोर्सेज और हज़ारों रुपए के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। साथ ही वही प्रोग्रामर बन सकता है जिसका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता हो, यानी बहुत तेज हो, जो घंटों किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए धैर्यपूर्वक बैठ सकता हो आदि। ये कई तरह की अवधारणा है। एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए ये सभी बातें ज़रूरी होती थी, लेकिन तब जब प्रोग्रामर किसी असेंबली लैंग्वेज या कोबाल, पास्कल आदि जैसी किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना सीखता था। जावा के साथ इसके बिल्कुल उल्टा है। जावा में प्रोग्रामिंग सीखना जितना आसान है, उतना शायद ही किसी लैंग्वेज को सीखना हो। इसमें बस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है और बहुत ही आसानी से आप लोग आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम बना सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही वह अपने एप्लीकेशन को इंटरनेट पर भी उतनी ही आसानी से चला सकता है जितना स्वयं के कंप्यूटर पर। हम प्रोग्रामिंग को इतना हार्ड इसलिए मानते हैं क्योंकि ऐसा हमें अन्य प्रोग्रामर्स ने कहा है। ये प्रोग्रामर्स की मोनोपोली है ताकि उन्हें अच्छी पेमेंट प्राप्त हो सके। यदि सभी लोग ऐसा कहने लगें कि प्रोग्रामिंग बहुत ही सरल काम है, तो क्या प्रोग्रामर्स को किसी प्रोग्राम के लिए उतने पैसे मिलेंगे जितने वो डिमांड करता है? पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। तो किसी भी काम को देखो, मैंने पहले ही बोला, अगर आप किसी भी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा वो करते हो तभी जो है उसका आपको पे आउट मिलता है, शायद नहीं। इसलिए सभी प्रोग्रामर्स कहते हैं प्रोग्रामिंग सबसे कठिन काम है। हमारे देश में लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इसलिए कठिन समझते हैं क्योंकि उन्हें उसकी भाषा में लिखे हुए मैटर प्राप्त नहीं होते। दूसरी बात यह कहें कि कंप्यूटर को ठीक से तभी समझा जा सकता है जब इंग्लिश पर अच्छी पकड़ हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने के लिए अच्छी इंग्लिश उतनी ज़रूरी नहीं जितनी तथ्यों को समझने और समझाने की योग्यता की ज़रूरत है। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सबसे पहले चीज़ ये तय करनी होती है कि आखिर किस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की शुरुआत की जाए। हालांकि सभी लैंग्वेजेस में लगभग कुछ तथ्य समान होते हैं, जैसे डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल्स एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स आदि। लगभग सभी लैंग्वेजेस में थोड़े बहुत अंतर के अलावा और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इनमें यूज़ करने का तरीका भी काफ़ी हद तक सेम ही रहता है। यदि आपने C लैंग्वेजेस में या C++ लैंग्वेज में थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग की है और प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है, तो जावा आपके लिए आगे बढ़ाने वाली सबसे अच्छी भाषा हो सकती है। हालांकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अपनी कुछ अलग विशेषता होती है।
जिसके आधार पर हम अलग अलग रिक्वायरमेंट के आधार पर अलग अलग भाषा अधिक उपयोगी होती हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो किसी लैंग्वेजेस में आसानी से परफॉर्म होते हैं और कुछ लैंग्वेज किसी तरह से उन कामों को नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह के जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उदाहरण के लिए यदि हम फास्टली कोई GUI एप्लीकेशन, मैंने जैसे कि आपको बताया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विजुअल बेस सबसे सरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आज हम हज़ारों सॉफ्टवेयर बन चुके हैं जिसका प्रयोग पर्सनल यूज़ और बिजनेस यूज़ दोनों के लिए हो रहा है। विजुअल बेसिस प्रोग्रामिंग की कमी यह है कि इसकी स्पीड किसी अन्य लैंग्वेज जैसे ब्रॉडलैंड C++ या विजुअल C++ में लिखे हुए प्रोग्राम की तुलना में कम होती है। इस स्पीड की कमी को तब महसूस किया जा सकता है जब प्रोग्राम में बहुत सारे ग्राफिक्स का उपयोग किया गया हो। जैसे कि यदि विजुअल बेसिस में हम मान लिया हमने स्क्रीन सेवर या कोई गेम डेवलप किया जाए तो इसकी स्पीड काफ़ी कम होती है। इसलिए जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स है वो कभी भी ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के लिए विजुअल बेसिस का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। हालांकि जावा को विजुअल बेसिक्स की तुलना में सीखना काफ़ी कठिन है, लेकिन फिर भी जावा को सीखना कई मायनों में काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जावा की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि उसमें डेवलप किए गए प्रोग्राम्स को हम वर्ल्ड वाइड वेब पर यूज़ कर सकते हैं। यदि आपने इंटरनेट सर्फिंग की है तो आपके विभिन्न वेबसाइट पर कई एनिमेशन, साउंड्स आदि देखे और सुने होंगे। ये सभी काम जावा में काफ़ी आसानी से किए जा सकते हैं। यानी कि यदि आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसको इंटरनेट पर चलाया जा सकता है, जैसा कि ऑनलाइन गेम्स हो, तो जावा की ज़रूरत होती है। जावा की दूसरी विशेषता यह है कि जावा का प्रोग्राम एक विशेष तरीके से लिखा जाता है जिसमें जावा के सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करना पड़ता है हमें। यदि हम जावा को किसी छोटे से नियम को भी नेगलेक्ट करते हैं तो एक छोटे से हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को क्रिएट करके कंपाइल करने में हमें काफ़ी परेशानी व एरर का सामना करना पड़ सकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जावा को ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि जितनी भी एरर व परेशानी आए हुए प्रोग्राम के क्रिएशन के समय ही आ जाए, ताकि सब प्रोग्राम पूरी तरह से तैयार हो जाए, तब किसी प्रकार की परेशानी ना आए। प्रोग्राम रिलायबल, उपयोगी व एरर फ्री हो। और वास्तव में जावा के प्रोग्राम्स अन्य लैंग्वेजेस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होते हैं। कई अन्य लैंग्वेजेस जैसे विजुअल बेसिस आदि में प्रोग्राम शुरू से अंत तक कोई एरर नहीं देता, लेकिन किसी न किसी जगह पर ऐसे एरर जनरेट करता है जिसका सॉल्यूशन करने में हमें उतना समय लग जाता है जितना उस प्रोग्राम को क्रिएट करने में नहीं लगता। तो जावा का विकास सन माइक्रोसिस्टम्स के एक डेवलपर जेम्स गॉसलिंग ने किया था। उन्हें इसका विकास करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वे C++ लैंग्वेजेस का प्रयोग करके एक प्रोजेक्ट बना रहे थे, लेकिन उन्हें वह परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया जो वो चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्वयं एक लैंग्वेज डेवलप की जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। इसी लैंग्वेजेस का नाम जावा है। जावा को सीखना किसी भी अन्य लैंग्वेजेस को सीखने की तुलना में अधिक सरल है। ज़्यादातर लैंग्वेजेस एक दूसरे के इसलिए जैसे मैंने ये आपको बताया था कि अगर आप किसी लैंग्वेज में मास्टर हो जाते हो तो ये मान के चलो कि बाकी किसी लैंग्वेजेस में ज़्यादा परेशानी आपको आती नहीं है। वो आसानी से किसी भी लैंग्वेजेस में आप पकड़ बना सकते हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसे कम से कम एक लैंग्वेज में काफ़ी जानकारी हो। जो लोग पहले से C या C++ या दोनों सीख चुके होते हैं उन्हें जावा सीखने में कोई परेशानी नहीं आती, बल्कि वे उन लोगों की तुलना में ज़्यादा जल्दी से जावा सीख लेते हैं और जावा पर पकड़ बना लेते हैं जिन्होंने C या C++ नहीं सीखी है। अगर हम ऐसा कहें कि जावा C और C++ का मिला जुला रूप है तो यह भी कोई गलत नहीं होगा। जावा में से उन चीज़ों को हटा दिया जाए जिनको C और C++ लैंग्वेज में सीखने में परेशानी आती थी तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जावा को सीखने से पहले C व C++ को सीखना बिल्कुल ज़रूरी है। हालांकि यदि हम C और C++ सीखा जाए तो जावा को समझना व सीखना सरल होता है, लेकिन फिर भी जावा से प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर सकते हैं। ये अपने आप में ही एक पूर्ण लैंग्वेज है।
जावा सीखने के बाद किसी भी अन्य लैंग्वेज को उतनी ही आसानी से सीखा जा सकता है जितनी आसानी से किसी और लैंग्वेजेस को सीखने के बाद जावा को सीखा जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के विकास की यदि बात करें तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक भाषा का विकास किया गया था जिसका नाम सी लैंग्वेज दिया गया। इस भाषा का विकास मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स को डेवलप करने के लिए किया गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो जाने के बाद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाने लगा। क्योंकि बी लैंग्वेजेस का विकास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए किया गया था, इसलिए विभिन्न प्रोग्रामर्स को इस लैंग्वेजेस में यूनिक्स के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखने में परेशानी आती थी। इसलिए इस बी लैंग्वेजेस को और सरल बनाया गया ताकि प्रोग्रामर्स एक लैंग्वेज में एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेवलप कर सके। इस डेवलप लैंग्वेज को सी लैंग्वेजेस का नाम दिया गया। सी लैंग्वेज शुरुआत में काफ़ी उपयोगी साबित हुई, लेकिन जिस तरह से हर चीज़ में विकास होता है उसी तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी विकास हुआ। धीरे धीरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतने बड़े और जटिल होने लगे कि सी लैंग्वेजेस में डेवलप किए गए प्रोग्राम्स को मैनेज व मेंटेन करना काफ़ी कठिन हो गया। साथ ही जैसे जैसे समय बीतता गया सॉफ्टवेयर की जटिलता भी बढ़ती गई, इसलिए बार बार प्रोग्रामर्स को ये महसूस होने लगा कि उन्हें कुछ और अधिक सरल तरीके की ज़रूरत है जिससे वे बड़े व जटिल प्रोग्राम्स को हैंडल कर सकें और नया तरीका भी ज़रूरत के अनुसार डेवलप किया जा सके। इस तरीके को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट कहा गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेजेस सी में फिर विकास किया गया और इस विकास के परिणाम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में प्राप्त हुआ। हालांकि आज जावा का जिस उद्देश्य के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है और जावा जिस प्रकार की प्रोग्रामिंग के लिए जानी जाती है, वास्तव में जावा का विकास इसके लिए नहीं किया गया था। जावा का विकास जनरल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को अधिक समझदार बनाने के लिए किया गया था ताकि विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदान की जा सके। हालांकि ऐसा तो नहीं हो सका, लेकिन जावा एक डायनेमिक इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में काम आने लगी। जावा का विकास करने वाले लोग जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वे उसमें C++ लैंग्वेजेस का प्रयोग कर रहे थे, जो कि सी लैंग्वेजेस का ही एक विकसित रूप है, लेकिन वे जो करना चाहते थे वैसा C++ के प्रयोग से नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने एक नए लैंग्वेज डेवलप की। इस लैंग्वेजेस को उन्होंने C व C++ के आधार पर ही डेवलप किया गया। वे जावा को एक बहुत ही सरल लैंग्वेज बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने C और C++ की सभी आसान कॉन्सेप्ट को यूं का त्यों उपयोग में लिया और जटिल कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया। उन्होंने जावा लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग सिंटैक्स को भी लगभग वैसे ही उपयोग लिया जिस तरह से C और C++ में लिया जाता है। साथ ही उन्होंने कई अन्य लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग जावा में किया ताकि इसमें किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर आसानी से बनाया जा सके और सॉफ्टवेयर पूरी तरह से विश्वसनीयता बनाए रखे। इस तरह से जावा केवल C और C++ का मॉडिफाइड वर्जन ही नहीं बल्कि कई अन्य लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट पर आधारित एक पूर्ण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हालांकि इसके लिए ज़्यादातर सिंटैक्स और कोडिंग प्रोसीजर C और C++ लैंग्वेजेस के अनुसार हैं, इसलिए इसे C++ लैंग्वेजेस का मॉडिफाइड वर्जन भी कहा जा सकता है। जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती जाती है और ज़रूरत का स्वरूप बदलता जाता है, वैसे वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी डेवलप करना जरूरी हो जाता है ताकि वर्तमान को विभिन्न ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इसी तथ्य पर अब जावा को आगे की लैंग्वेज को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। इस लैंग्वेज का नाम C# है। इस लैंग्वेजेस में C और C++ और जावा तीनों लैंग्वेजेस के विभिन्न विस्तारों को इंक्लूड किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट इस लैंग्वेज को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए पूरा IDE प्रदान करता है, जिसमें आज की ज़रूरत के अनुसार विभिन्न कामों को किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जावा अब पुरानी हो चुकी है। आज भी जावा का मार्केट में अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। जावा को सीखने और समझे बिना अगले जनरेशन की लैंग्वेज को समझना काफ़ी मुश्किल है।
हालांकि जावा का विकास जिस काम के लिए किया जा रहा था उस काम के लिए जावा उपयोगी नहीं बन पाया, लेकिन जब जावा के डेवलपर्स ने देखा कि इस लैंग्वेज का प्रयोग इंटरनेट की इंटरैक्टिविटी प्रोग्रामिंग में काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है, तो उन्होंने इस लैंग्वेज को इंटरनेट के लिए डेवलप करना शुरू किया। जिस जिस प्लेटफॉर्म पे इंडिपेंडेंट इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे वह तकनीक इंटरनेट के लिए उपयोगी साबित हुई। तो इस तरह से दोस्तों ये तो हमारा जावा का बेसिक कॉन्सेप्ट था, किस तरह से जो है जावा का डेवलपमेंट हुआ। आगे के विषय में हम आपके जावा के फीचर्स के बारे में बताएंगे, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें स्मॉल सिंपल इसकी टेक्निक है, क्या कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग है ना, कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड थिंग्स, ये सब चीज़ें हम आगे के उसमें बताएंगे लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमारे इस वॉइस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छी मेहनत करके आगे के विषय लाते रहें। धन्यवाद।